नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आमतौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन कि जो अमरकंटक प्लेट्यू है, सबसे पहले तो ये सीखते हैं कि अमरकंटक प्लेट्यू है कहाँ पर और वहाँ से कौन सी नदियाँ ओरिजिनेट करती हैं। तो देखो मध्य प्रदेश में यहाँ पर है अमरकंटक, यानी ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच का जो भाग है ये अमरकंटक प्लेट्यू कहलाता है। अब इस अमरकंटक प्लेट्यू से जो रिवर्स हैं सबसे वेस्ट की ओर जाती है नर्मदा रिवर, ठीक है। इससे नॉर्थ ईस्ट की ओर आती है केन रिवर जो यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। नॉर्थ ईस्ट की ओर जो है वहाँ पर बहती है सोन रिवर, सोन जो बिहार में गंगा नदी में जाकर मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। और यहाँ से साउथ ईस्ट की ओर बहती है महानदी जिसको कभी सोरो ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता रहा है। यदि आप मैप पर देखें तो यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये है अमरकंटक प्लेट्यू। यहाँ से इधर सोन रिवर बहती है, इधर केन बहती है, इधर ये जो है नर्मदा बहती है और इधर जो है महानदी बहती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक प्रकार का ड्रेनेज पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं जो अपकेंद्रीय अपवाह प्रणाली, अपकेंद्रीय, ठीक है, यानी केंद्र से बाहर की ओर जाने वाली नदियां, ठीक है। ये ऐसा रिवर तंत्र है और ये भारत का प्रमुख ऐसा रिवर तंत्र है जिसे एक ही स्थान से अमरकंटक प्लेट्यू एरिया से चारों दिशाओं में रिवर्स अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, जिनमें से सबसे फेमस रिवर है नर्मदा रिवर, जिस पर जो है सरदार सरोवर डैम ये भी बना हुआ है और केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्टैच्यू है वल्लभ भाई पटेल का, वो भी बनाया गया है। और ये जो नर्मदा रिवर है ये अरेबियन सागर में गिरती है, महानदी बे ऑफ बंगाल में गिरती है, सोन नदी गंगा में जाकर मिलती है और केन रिवर जो है ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये था इससे संबंधित इम्पोर्टेंट हिस्सा। नेक्स्ट है साउथ इंडिया में यानी जो पश्चिमी घाट है इसमें कौन से प्रमुख माउंटेन पास यानी दर्रे पाए जाते हैं जिनको वहाँ पर घाट के नाम से जाना जाता है। तो भारत के पश्चिम में है पश्चिमी घाट, ठीक है, और इसमें सबसे पहले आता है थाल घाट, फिर आएगा भौर घाट और फिर आता है पाल घाट, ठीक है। तो यहाँ जो ये भारत का सबसे बड़ा शहर है मुंबई और यहाँ से जो थाल घाट है, थाल घाट से मुंबई से नासिक, ठीक है, मुंबई से नासिक की ओर, ठीक, तो एक रेलवे रूट जाता है। फिर दूसरा मुंबई से पुणे की ओर एक रूट जाता है जो भौर घाट से जाता है और तीसरा है पाल घाट, पाल घाट से जो है यहाँ पर कोच्चि से लेकर और इसमें पूर्व की ओर तमिलनाडु में कोयम्बटूर तक रेलवे रूट जाता है। एक यहाँ पर सेनकोटा पास भी है जो कोलम और मदुरई, मदुरई तमिलनाडु में है और कोलम जो है वो केरला में है, इन दोनों को भी ये कनेक्ट कर देता है। तो ये यहाँ के प्रमुख जो है माउंटेन पासेस हैं। इसी प्रकार से यदि इसी इमेज से हम कुछ और सीखें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर एक माउंटेन पीक है जो अरावली माउंटेन की हाईएस्ट पीक है जिसे कहते हैं गुरु शिखर, 1722 मीटर हाइट है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है धूपगढ़, मध्य प्रदेश की हाईएस्ट पीक है ये। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं यहाँ पर अनाईमुड़ी जो साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है दोदा बेटा पीक, 2637 मीटर इसकी हाइट है जो नीलगिरी हिल की सबसे हाईएस्ट चोटी है। यहाँ पर कार्डेमम हिल्स हैं यानी इलायची की पहाड़ियाँ जो
इलायची की पैदावार या उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में कौन सा पर्वत है या इसके दक्षिण में कौन सा पर्वत है। इसी प्रकार से पर्वतों से पूछ लिया जाता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है। तो देखिए विंध्याचल जो है, यदि हम नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे, यहाँ पर राजस्थान है, ठीक है, तो यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। तो जब हम जाएंगे यहाँ पर इस वाले बेल्ट के अंदर एक प्लेट्यू एरिया है जिसको हम बोलते हैं मालवा पठार, ठीक है, तो ये आएगा, वो अरावली रेंज और विंध्याचल रेंज के बीच का ये पठारी भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो माउंटेन पीक आती है, माउंटेन्स रेंज आती है, उसको बोलते हैं विंध्याचल। इसके साउथ में बहती है नर्मदा रिवर, ठीक है, विंध्याचल के साउथ में, और ईस्ट से वेस्ट की ओर ये बहती है, अरब सागर में ये गिरती है, और ये समुंदर में जो है एस्चुरी बनाती, जवार नदमुख बनाती, डेल्टा नहीं बनाती है। और इस पर यहाँ पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है केवड़िया में, और वहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है। और ये रिफ्ट वैली से बहने वाली प्रमुख नदी है जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है। अब इस नदी के दक्षिण में माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा के घने जंगल, यहाँ पर आपने पोइम भी पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये है। और इस सतपुड़ा के साउथ में एक रिवर बहती है जो पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी प्रमुख नदी है जिसका नाम है तापी रिवर। तो साउथ इंडिया में पश्चिम की ओर बहने वाली, वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली दो ही रिवर हैं, और ये दोनों रिवर एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती है। और तापी नदी के दक्षिण में जो माउंटेन रेंज मिलती है उसका नाम है अजंता श्रेणी। और ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा दोनों के दोनों ब्लॉक पर्वत हैं, ठीक है, ब्लॉक पर्वत इनको कहा जाता है, जिनके बीच का हिस्सा जो है वैली के रूप में नीचे धसा हुआ है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि जो भारत के, यानी जो दक्षिण भारत है, इसके पूर्व में यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, उस बे ऑफ बंगाल के अंदर जो हमारे द्वीप पाए जाते हैं, इन द्वीपों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और वो भी खासकर ये पूछा जाता है कि इसमें जो उत्तरी अंडमान और निकोबार के बीच में कौन सी वो जो वाटर चैनल है वो इनको अलग करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे नॉर्थ में जो है ये है उत्तर अंडमान, यानी ये वाला हिस्सा, फिर है मध्य अंडमान, ये वाला हिस्सा, तीसरा है दक्षिण अंडमान। तो यानी पहले तीन जो हैं ये आपके ये तीन हैं, उत्तर, मध्य और दक्षिण अंडमान। फिर इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है लिटिल अंडमान, ठीक, और इसके दक्षिण में ये वाला हिस्सा जो है ये है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड। इन दोनों के बीच में ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। तो वो आप बताएंगे। इंडिया का जो साउदर्न भाग है वो लगभग यहाँ पर है 8 डिग्री, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब इससे ये थोड़ा सा नॉर्थ में यहाँ तक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। ये आपने ध्यान रखना है, 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान को और निकोबार को अलग करता है। इसी प्रकार के इसके बाद में यदि और साउथ में जाएं तो यहाँ पर एक द्वीप आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सुमात्रा द्वीप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, इंडोनेशिया के, वो आपने देखे होंगे। तो उनके बीच में जो चैनल है उसको बोला जाता है ग्रेट चैनल, ठीक है, द ग्रेट चैनल। तो ये है, और यहाँ की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। और इन द्वीपों के यहाँ पर एक ज्वालामुखी है जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जिसको बोला जाता है बैरेन आइलैंड, ठीक है, बैरेन आइलैंड, ये यहाँ का एकमात्र एक्टिव ज्वालामुखी है जिसमें से इस समय भी जो लावा है वो निकलता रहता है। तो ये इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे आमतौर पर पेपर में पूछा जाता है। इसी प्रकार से जो भारत के
पश्चिम में है, यानी भारत के पश्चिम में यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी इनका नाम रहा है। तो यहाँ पर ये प्रवाल द्वीप है, इसमें यहाँ की राजधानी है कवरत्ती, ठीक है, जो इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। इन दोनों के बीच में जो वाटर चैनल है जिसको बोला जाता है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और एक यहाँ पर है बिल्कुल इसके सीध में पानी का एरिया जिसको बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। ये किसको अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को। और भारत के दक्षिण में जो एक पड़ोसी देश है, द्वीपीय देश, जिसको बोला जाता है मालदीव, यानी मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाली वाटर बाउंड्री या वाटर के चैनल को बोलते हैं 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और कवरत्ती द्वीप को अलग करने वाले वाटर चैनल को बोला जाता है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट, ऐसे ही आपसे कश्मीर से रिलेटेड कुछ माउंटेन रेंज बहुत बार पेपर में या क्वेश्चनों में पूछी जाती है। नंबर 1, हिमालय में देखो 3 श्रेणियां हैं। सबसे नॉर्थ में है ग्रेट हिमालय, फिर मिडल हिमालय, फिर है शिवालिक श्रेणी। तो यहाँ पर मिडल हिमालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि मिडल हिमालय को किस किस नाम से किस किस एरिया में जाना जाता है। तो यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में मिडल हिमालय को पीर पंजाल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चले जाओगे तो यहाँ पर इस श्रेणी को धौलाधार श्रेणी कहते हैं। उत्तराखंड में चले जाओगे तो उसको नाग टिब्बा के नाम से जाना जाता है। और नेपाल में मध्य हिमालय को महाभारत रेंज के रूप में जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में नाग टिब्बा और नेपाल में महाभारत रेंज, जबकि एक्चुअल में ये सारे के सारे हैं मिडल हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय की श्रेणियां हैं ये, जिस पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन के जो टूरिस्ट प्लेस हैं वो मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो सीजनल बारिश होती है भारत में खासकर अप्रैल और मई के ऋतु में, तो उसको किन किन नामों से किस किस एरिया में जाना जाता है। सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं आसाम से। आसाम में ये वाला हिस्सा है आसाम, यहाँ पर इनको बोला जाता है बारदोली छीड़ा। अब ये बारिश कैसे होती है? अक्सर अप्रैल मई में दिन गर्म होते हैं, सूर्य लगभग वर्टिकल चमकने की पोजीशन में आता जाता है, दोपहर तक लू चलती है, गर्मी होती है, और कभी कभार दोपहर तक बादल छा जाते हैं और कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है थोड़ी देर के लिए, दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच। तेज़ हवाएं आती हैं या शाम को आती है आंधी, और उसके साथ कुछ बारिश हो जाती है, जिसको अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आसाम में इसको कहते हैं बारदोली छीड़ा। इसी प्रकार से असम और पश्चिम बंगाल के ये वाले एरिया, जहाँ पर दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, इस वाली बेल्ट में बोला जाता है टी सावर। टी सावर यानी जो चाय के बागानों के लिए अच्छी रहती है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर ये है वेस्ट बंगाल, और इस वेस्ट बंगाल में इसी प्रकार की बारिश को बोला जाता है काल बैसाखी। काल का मतलब होता है टाइम, और बैसाख जो लोकल महीने होते हैं वो बैसाख का महीना होता है इस टाइम, तो अप्रैल में, तो इसमें काल बैसाखी इसको कहा जाता है। कर्नाटका में ये वाला जो राज्य है कर्नाटका, यहाँ पर इस बारिश को कहते हैं मैंगो सावर। मैंगो सावर क्यों? इस समय यहाँ पर मैंगो आम की खेती होती है और इस बारिश से आम जल्दी पक जाते हैं। इसी प्रकार से कर्नाटका के दक्षिणी हिस्से, कर्नाटक कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका में होती है, इसलिए कर्नाटका में जो कॉफ़ी के बागान हैं उसके लिए ये बारिश अच्छी रहती है, इसलिए यहाँ पर इसको कॉफ़ी सावर भी कहा जाता है। सावर माने हल्की फुल्की बरसात होती है, तो ये बरसात कॉफ़ी के पौधों के लिए भी अच्छी रहती है। केरला में, यहाँ केरल है, इस केरल राज्य में इसको चेरी ब्लॉसम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब ये बारिश होती है तो चेरी के फूल खिल जाते हैं, अच्छी तरह से वो खिल जाते हैं, इसलिए इसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है।
इसी प्रकार से दूसरा एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि लू क्या है। लू तो लू जो है एक प्रकार की गर्म हवाएं होती हैं जो दोपहर या दोपहर के पश्चात उत्तर पश्चिम भारत में इस वाली बेल्ट में यहाँ पर लू जो है वो चलती है। तो ये मुख्य रूप से लू का एरिया है और ये गर्म शुष्क हवाएं होती हैं, लोकल विंड होती हैं, केवल अप्रैल मई और जून के कुछ दिनों के लिए ये चलती हैं। उसके बाद जो है मानसून विंड्स आ जाती हैं जिनको हम सीजनल विंड्स कहते हैं, ऋतुवत पवनें कहते हैं, जो 6 महीने सथल जल से सथल की ओर साउथ वेस्ट मानसून के रूप में चलती हैं और 6 महीने सथल से जल की ओर नॉर्थ ईस्ट मानसून के रूप में भारत में चलती हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि जो टेम्परेट एरिया होते हैं, मध्य अक्षांश जिनको हम बोला जाता है, उसमें जो घास के मैदान हैं, ग्रास लैंड है, उनको किस किस देश में किस नाम से जाना जाता है। देखो ये अगर मैं इसको एक रफ मान लेता हूँ कि मान लो ये वर्ल्ड का मैप है, तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो ग्रास लैंड है वो इस बेल्ट में है। ठीक है, ये बेल्ट है। अब देखिए आपको बता देता हूँ, यहाँ पर है उत्तर अमेरिका, इसमें इसको बोला जाएगा प्रेरीज। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक प्रेरीज। दूसरा है मध्य एशिया, यहाँ पर इस वाली बेल्ट में इसको बोला जाएगा स्टेपीज। ठीक है, रूस में, मध्य भारत में, मध्य एशिया में। ठीक, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका यहाँ से बनेगा, तो यहाँ पर इसको बोला जाएगा वेल्ड। ठीक है, वेल्ड प्रदेश इसको बोला जाता है, वेल्ड ग्रासलैंड। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर बोला जाता है इसको डाउन्स। ठीक है, यहाँ दक्षिण अमेरिका में इसको बोला जाता है पंपास, अर्जेंटीना में खासकर, और यहाँ न्यूजीलैंड में बोला जाता है कैंटरबरी। ठीक है, ये प्रमुख घास के प्रदेश होते हैं। आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ कि ये किस प्रकार के ग्रासलैंड होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं, ऐसे घास के एरिया होते हैं जिस पर व्यापारिक पशुधन पालन किया जाता है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग की जाती है, और यही एरिया कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के लिए भी प्रसिद्ध होता है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है। मैप पे भी मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन सा प्रदेश है। देखिए जो आपके मिड लैटिट्यूड के ग्रासलैंड है वो यहाँ पर इस वाले हिस्से से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो ये वाला जो एरिया है ये है स्टेपीज। ठीक है, मध्य एशिया में और रसिया में। ये वाला जो एरिया है ये है प्रेरीज। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है वेल्ड। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है पंपास दक्षिण अमेरिका में। ये वाला जो एरिया है ऑस्ट्रेलिया में ये कहलाता है डाउन्स, और यहाँ पर न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, ये सारे के सारे मिड लैटिट्यूड के एरिया हैं जिनको हम टेम्परेट ग्रासलैंड के रूप में जानते हैं, जो गेहूं की खेती के लिए और व्यापारिक पशुधन पालन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार से होते हैं दूसरे ग्रासलैंड जिनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल यानी उष्ण कटिबंध, यानी जो कर्क रेखा, यानी अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ या 30 मिनट नॉर्थ, या और 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पर कर्क रेखा। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है ये कहलाता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये वाली बेल्ट, इस बेल्ट को टॉरिज्ड जोन भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी सरप्लस रहती है। तो इस एरिया में जो घास के मैदान मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सवाना मैदान। दूसरा नाम होगा सवाना मैदान। अब ये तो हो गया मेन कि उष्ण कटिबंध इसी बेल्ट में होंगे
घास के मैदान होंगे जिनका दूसरा नाम सवाना प्रदेश होगा। सवाना प्रदेश लिया गया है खासकर अफ्रीका से। ठीक है, तो इसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे नॉर्थ जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के ओरोनिको एक नदी एरिया है, उस बेसिन में इसको कहते हैं लानोज। दक्षिण ब्राजील के पठारी भाग में इसको बोलते हैं कंपास। ठीक है, और उससे नीचे वाले में आपने ऊपर पढ़ा था वो था पंपास, वो शीतोष्ण कटिबंधीय मैदान है, ध्यान रखेंगे। कंपास जो है उष्ण कटिबंधीय है। और अफ्रीका में इसको बोलते हैं पार्कलैंड। ठीक है, सवाना प्रदेश भी बोलते हैं और पार्कलैंड भी इसको बोला जाता है। इसमें ऊंची घास होती हैं, ड्राई बेल्ट होता है, इस प्रकार का एरिया होता है ये, जिसमें जिराफ जैसे, विल्ड बीस्ट जैसे जंगली जानवर रहते हैं। लायन भी यहाँ पर इन एरिया में मिलते हैं। तो बाकी के टॉपिक्स को हम बाद में अध्ययन करते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इनको रिवाइज करिए। कोई आपका टॉपिक है जो आपको लगता है कि मैं आपको उस पे कुछ कवर करा सकता हूं, तो आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से अवश्य लिखें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।